Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 20 अक्टूबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मालवी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों परसों आपको याद होगा हमने द हिंदू के वीडियो में अपना एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, जहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो आज यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रेफरेंस में एक क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यूबीआई बेसिकली एक ऐसी इनकम है जहाँ पे इस पर्टिकुलर इनकम को केवल और केवल जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, यानी स्पेशली जो बेरोजगार लोग हैं, केवल क्या ये इनकम उनको दी जाती है। या ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम कैश पेमेंट करते हैं सभी सिटीजन्स को, चाहे वो भले ही कोई भी पैसा कमा रहा हो, उसकी कितनी भी इनकम हो या कैसा भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो, यानी चाहे उसको पास में कोई रोजगार हो चाहे वो बेरोजगार हो, लेकिन फिर भी यूबीआई उसको दिया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम सब्सिडाइज्ड फूड ऑफर करेंगे स्पेशली लो इनकम फैमिलीज़ को। देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी बोलता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में जॉब गारंटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ये जो जॉब गारंटी है ये सभी प्रकार के जितने भी वर्किंग एज एडल्ट्स हैं उन सबको दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद करो और बताओ इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है या कौन सा कोर प्रिंसिपल है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। चलिए आगे आते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को सुनिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से सेशन ऐसे ही चल रहा है जो बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है, लेकिन कई लोगों ने मुझे पिछले कुछ समय पर रिकमेंडेशन दिया, जैसे मैं हर रोज़ आपसे फीडबैक वगैरह मांग रहा हूँ। तो एक बहुत ही कॉमन फीडबैक आया है कि सर कंटेंट ना बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है अभी तक जो पिछले कुछ वीडियोस में डला हुआ है, लेकिन इस कंटेंट को सर रिवाइज कैसे करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप एक रिवीजन का वीडियो लेकर आ सकते हैं? तो दोस्तों हम एक डे डिसाइड कर रहे हैं संडे को। तो संडे में हर संडे आपका रिवीजन होगा, यानी मंडे से लेकर जो सैटरडे तक जितना भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, जो भी आर्टिकल चर्चाओं में रहेंगे, उनका एक प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो रिवीजन करता है वो सेलेक्ट हो जाता है। बस खाली यहाँ पर पढ़ने और सिलेक्शन के बीच में एक फासला आता है, वो है रिवीजन का। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस चैनल पर ये वाला पोर्शन भी ऐड हो चुका है जिसकी कमी थी। तो डेली संडे में पूरे सप्ताह का रिवीजन, और ऑब्वियस ही बात है अब रिवीजन रहेगा तो मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा। तो जो लोग यहाँ पे कंटेंट पढ़ चुके हैं उनको तो मज़ा आएगा कि हाँ भाई ये सब हमने पढ़ लिया है डेली बेसिस पे, तो हमारा फटाफट रिवीजन हो रहा है। जो नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाऊँगा मैं इसी तरीके से कि हर एक व्यक्ति को अच्छे से सही से समझ में आ जाए। तो जो फास्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग वही मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सेशन लंबा चलेगा। क्योंकि डेली बेसिस पे पिछले कुछ दिनों में हमने 15 से 20 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। अब 15 से 20 आर्टिकल रोज़ डिस्कस करना, फिर उसका एक कंपाइलेशन एक दिन में रिकॉर्ड करना, तो ऑब्वियस ही बात है आज हमें थोड़ा तेज़ी से पढ़ना होगा, तभी हम अच्छे टाइम में इन सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कवर करना है तो बातें कम करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत हमेशा ध्यान रखना, जो संडे का भी सेशन होगा, जो रिवीजन सेशन होगा, इस रिवीजन सेशन में शुरुआत हम हमेशा अपने नए वाले थंबनेल के आर्टिकल से करेंगे। जैसे आज थंबनेल का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एनिमल आपको दिख रहा है इसका नाम है तस्मेनियन टाइगर। कहोगे सुना है, सुना क्या है, कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तस्मेनियन टाइगर के रिगार्डिंग। ये प्रजाति आज से 100 साल पहले विलुप्त हो चुकी है, 100 साल पहले, यानी विलुप्त मतलब खत्म हो चुकी है। अब ये प्रजाति नहीं पाई जाती, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस प्रजाति को वापस से जिंदा कर रहे हैं।
अब आप कहोगे एक चीज़ खत्म हो चुकी है, अब वो पृथ्वी पर नहीं है, इसको वापस कैसे लेकर आया जाएगा? तो दोस्तों साइंस है ये। साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है डी एक्सटिंक्शन का। तो डी एक्सटिंक्शन क्या है आज हम जानेंगे, और कैसे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तास्मेनियन टाइगर को वापस से लाने के लिए। इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। देखो आज 20 अक्टूबर को ही यहाँ पर ये अपडेट हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और कई सारी खबरें यहाँ पे कवर की जा रही हैं। सर्च करोगे तो मिलेगा आपको। मैंने ही बहुत सारा रिसर्च करके डेटा इकट्ठा किया है, उसको सुनिएगा। तो तास्मेनियन टाइगर ये ऑलरेडी 1936 में एक्सटेंट हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। नाउ अब ये वापस से आ सकते हैं पृथ्वी के ऊपर, वापस हमको दिखाई पड़ेंगे। और किस रीज़न की वजह से? रीज़न यही है कि भाई यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट डी एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। अब ये डी एक्सटिंक्शन में होगा क्या, चलिए मैं आपको बताऊंगा। पहले तास्मेनियन टाइगर का फोटो देख लो, ताकि आप जब जब मैं तास्मेनियन टाइगर बोलूँ तो एक फ़ोटो आपके दिमाग में आती रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये वो पर्टिकुलर टाइगर है। अब तास्मेनियन टाइगर है, स्पेशली तास्मेनिया हो गया, पापुआ न्यू गिनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन 3 जगह पे ये पाया जाता था। अब दोस्तों इसका जो शेप है ना, या शरीर आप देख पाएंगे तो आधा शरीर ऐसा लगता है टाइगर का, इस वजह से टाइगर लगा देते हैं। और आधा शरीर डॉग वाला है, तो आधा डॉग है आधा टाइगर है, और ये हो जाता है हमारा तास्मेनियन टाइगर। कई सारी रिपोर्ट्स रिसेंटली भी पब्लिश हुई हैं, क्या वाकई में तास्मेनियन टाइगर खत्म हो चुके हैं पृथ्वी से? इसको लेकर कई सारे लोग यहाँ पर शक भी कर रहे हैं कि कहीं पर देखा गया है, बट अभी के समय पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऐसा प्रॉपर तरीके का कंफर्मेशन हमारे पास में है। लेकिन अभी वापस से जो लाने की बात हो रही है, सर ये वापस कैसे आ जाएगा, हम वापस कैसे लेकर आ सकते हैं? तो देखिए, जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो भी हमारे रिसर्चर हैं जो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम कर रहे हैं, इन सब का कहना यह है कि हमारे पास में तास्मेनियन टाइगर को वापस से लाने के लिए एक जरिया है, एक रास्ता है। रास्ता यह है कि आज से लगभग 110 साल पुराना एक तास्मेनियन टाइगर जो कि ख़त्म हो चुका था, मर चुका था, उसका सर, क्या उसका जो हेड है वो हमारे पास में है। और वो जो हेड है अभी तक कैसे बचा हुआ है? बचा इसलिए है क्योंकि उसी समय पर उसके सर को इथानॉल में बंद कर दिया था। मतलब इथानॉल डाल के उसको एक बॉटल में, एक बैग में या बॉक्स में, जो भी कह सकते हैं, जार है स्पेशली, एक हमने जार लिया, उसमें यहाँ पे इस तास्मेनियन टाइगर का सर डाल दिया था और उसमें इथानॉल भर दिया था। तब से जो इसका सर है वो प्रोटेक्टेड वे में रखा गया है। ठीक है, तास्मेनियन टाइगर को हम थाइलासीन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तब से ये बचा हुआ है एज इट इज़। लेकिन जब इस सर के ऊपर में रिसेंटली कुछ रिसर्चेस की गई तो पता ये चला कि इस सर का जो जेनेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हुआ है, यानी कि इसके हर एक जेनेटिकल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी जीन का हम यूज़ करने वाले हैं वापस से तास्मेनियन टाइगर को अभी पृथ्वी पर लाने के लिए। लेकिन कहोगे सर अभी भी ना क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे लाएंगे, तो ये सुनिए दोस्तों, ये फ़ोटो से आपको बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमारे साइंटिस्ट तास्मेनियन टाइगर को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो तास्मेनियन टाइगर का पुराना वाला सर है जिसको इथानॉल में बचा के रखा हुआ था, इसी में से क्या करने वाले हैं, कुछ जीन लेने वाले हैं। ठीक है, अब जीन आपके जैसे आरएनए होता है, डीएनए होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे जानवरों में भी जीन प्रेजेंट होता है। तो जो सर मिला है उसमें से डीएनए निकाला जाएगा, और डीएनए निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और जीन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो एक प्रकार के जो मार्सुपियल होता है, ये वो एनिमल आपको देखने को मिलेगा, एक मैमल है, चूहे की तरह लग रहा है, लेकिन इसको कहते हैं डोनार्ट, ध्यान रखिएगा। ये चूहा नहीं है, ये डोनार्ट है। तो ये एक मार्सुपियल है। मार्सुपियल स्पेशली वो वाले जानवर होते हैं जिनका जो अपने बच्चे वगैरह को पालते हैं अपनी एक्सटर्नल पाउच में, जैसे कंगारू होता है ना, उसके आगे एक बैग पाउच बना होता है, वैसे यहाँ पर इनमें भी एक पाउच सा देखने को मिलता है अपने बच्चे को पालने के लिए। तो इस डोनार्ट का हम यूज़ करेंगे। तो पहले हमने इस पर्टिकुलर सर में से ले लिया डीएनए, डीएनए में से कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स को कर लिया आइडेंटिफाई। देन उसके बाद में वो जो जीन है वो दोस्तों क्या करेंगे, इसी डोनार्ट के अंदर में हम इंसर्ट कर देंगे। अब जब जीन इसके अंदर में इंसर्ट किया जाएगा तो इसके बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं वो तैयार हो गए हैं, उन स्टेम सेल्स को निकाल लिया जाएगा। देन दोस्तों 5वें स्टेप में जो ये हाइब्रिड डीएनए बन चुका है, क्योंकि इसमें जो हमने ऊपर तास्मेनियन टाइगर का डीएनए मिला दिया है और इधर से डोनार्ट का डीएनए है, तो दोनों मिक्स हो चुका है, तो हाइब्रिड डीएनए आ चुका है हमारे पास में। अब इस हाइब्रिड डीएनए को हम क्या करेंगे, एक स्टम सेल में इंसर्ट कर देंगे ताकि एक एम्ब्रियो बनाया जा सके। अब एक एम्ब्रियो बनाने के बाद में, ठीक है, जिससे एक बच्चा जन्म लेगा, इस प्रकार का एम्ब्रियो बना दिया गया। अब वो एम्ब्रियो को वापस से डोनार्ट के अंदर में प्लेस कर दिया जाएगा। अब ये जो डोनार्ट है इसमें एम्ब्रियो उसके बॉडी में जा चुका है। अब वो एम्ब्रियो धीरे धीरे करके यहाँ पर
क्या करेगा, तास्मेनियन टाइगर का रूप लेगा और फिर उसके बाद में यही डोनाल्ड आने वाले समय पर क्या करेगा, एक तास्मेनियन टाइगर को जन्म देगा 7वें स्टेप में। तो ऐसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस अपनाया गया है, जेनेटिकल एडिटिंग कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जो पुराना स्पेशली तास्मेनियन टाइगर है उसके जीन का यूज़ करके और इस तरीके से तास्मेनियन टाइगर को वापस से लेकर आया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई है और सवाल आपका ये होगा क्या ये हो पाएगा, पॉसिबल है? देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि आसान है, लेकिन एक्चुअल में हो पाएगा? तो देखिए कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे कई सारी ऐसी हैं मार्केट में जो ऐसे प्रोसेस पे काम कर रही हैं। वूली मैमोथ को वापस लाने की बात हो रही है, डोडो को वापस लाने की बात हो रही है। इनको लेकर भी नए नए जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है और वही टेक्निक का यूज़ करके हम थाइलासिन यानी कि वही तस्मेनियन टाइगर को ही थाइलासिन बोलते हैं, इसको भी वापस लाने की बात की गई है। अब ये कैसे होगा, मैंने प्रोसेस जो भी मैंने आपको इस फोटो में दिखाया है लिखित में आपके ये सामने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए ना एक प्रॉपर फंड वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है, वो पैसा खर्चा जाएगा इसको पूरा अंजाम देने के लिए। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो हमने कॉन्सेप्ट समझा इसी को बोलते हैं डी एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक्सटिंक्शन मतलब वो प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। डी एक्सटिंक्शन यहाँ पे उसको विलुप्त होने से बचाना। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि आगे बड़ा भविष्य हो सकता है डी एक्सटिंक्शन का। कई सारे प्रकार के जो जानवर हैं जो प्रजाति खत्म हो चुकी हैं या जो प्रजाति खत्म होने वाली हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उनके लिए भी यही प्रोसेस अपना के हम उनकी संख्याओं को बचा सकते हैं। और इससे यहाँ पे जो हमारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, उनको आराम से प्रोटेक्शन दी जा सकती है। फिलहाल जो भी और भी डेटा आएगा आपके सामने तो वो भी मैं प्रेजेंट करूँगा। अभी के लिए जो डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। चलिए आगे आते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जान लो तास्मेनियन टाइगर के बारे में। एग्जैक्टली तास्मेनियन टाइगर है क्या? तो एक वोल्फ की तरह, एक भेड़िए की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसके बॉडी में टाइगर के ऊपर जैसे ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं वैसे ही तास्मेनियन टाइगर पर भी नजर आती हैं। तास्मेनियन टाइगर यहाँ पे आखिरी बार तास्मेनियन जू में देखने को मिला था। तास्मेनिया एक देश है, वहीं पर चिड़ियाघर में 1936 में ये सबसे पहली बार नहीं बोल सकते, आखिरी बार देखने को मिला। उसके बाद ये प्रजाति विलुप्त हो गई। बताया जाता है ये आज के समय पर एक बड़ी कार्निवोर मार्सुपियल है। ये भी मार्सुपियल है, क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और ये एक प्रकार का थाइलासीन है जो थाइलिसिनिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आज के समय पर तास्मेनियन टाइगर वैसे जो देखने को मिला करते थे वो कहाँ पे देखने को मिला करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यू पापुआ, उसके अलावा तास्मेनिया में यहाँ पर ये पाए जाया करते थे। ध्यान रखिएगा, ये एक एपेक्स प्रीडेटर माने जाते हैं, यानी कि बड़े खिलाड़ी हैं जंगल के और बड़े शिकार कर सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि जब इतिहास में पाए जाते थे तो जो कंगारू है या दूसरे और जानवर है उनको अपना शिकार बनाते थे, उन्हीं का ये शिकार करते थे तास्मेनियन टाइगर, ठीक है। तो नई खबर थी, इसको देख लिया हमने। अब आते हैं अपने रिवीजन वाले सेक्शन पर कि जो भी हमने पिछले सप्ताह डिस्कस किया है फटाफट सुपर फास्ट वे में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कटकरी ट्राइब के बारे में। आपको याद होगा ये हमने इंडियन एक्सप्रेस वाले वीडियो में कवर किया था। अभी के समय पर दोनों कंबाइन कर दिए हैं तो आपको एक पावरफुल वीडियो मिल जाता है। हाल ही में कटकरी ट्राइब चर्चाओं में है। अब ये न्यूज़ वगैरह मत जानो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जानो। दोस्तों ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है। और आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन 75 में से एक पीवीटीजी ये भी है। पीवीटीजीज क्या होती हैं? वो वाले ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। अब ये जो कटकरी ट्राइब है महाराष्ट्र के साथ साथ हमारे गुजरात के भी काफ़ी सारे हिस्सों में रहते हैं। कटकरी ट्राइब की जब बात आती है तो ये जाने जाते हैं अपने पुराने तरीके से जो जीवन जिया करते थे, स्पेशली उस वजह से लंबे समय से जंगलों में रहते हैं। जंगल में यहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक पेड़ से बनाते हैं कत्था। कत्था का हम यूज़ करते हैं पान के अंदर में, आपको ये देखने को मिलेगा पान में जो सबसे पहले ये लगाया जाता है ये कत्था लगाया जाता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे कतेचू। ये कत्था मिलता है दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ से और ये कत्था बनाने का काम इन्हीं कटकरी ट्राइब का है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो कटकरी भाषा का यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो जंगलों में शुरू से रह रहे हैं, तो जंगल से ही जो भी प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर फिशिंग वगैरह भी की है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो ईंटें वगैरह हैं वो भी बनाते हैं। कोयला वगैरह बनाने का काम भी ये लोग करते हैं। इनके पास में क्योंकि लंबे समय से जंगलों में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ज्ञान है, नॉलेज है। और उसके अलावा जो अनकल्टिवेटेड फूड्स होता है उसको लेकर इनके पास में ज्ञान है। मछलियाँ, क्रैब्स, एनिमल, बर्ड्स, इसको लेकर
ये बताया जाता है। कटकरी ट्राइब में एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ यह है कि मेजोरिटी ऑफ इनका जो परिवार है वो आज भी लैंडलेस है। इनके पास में प्रॉपर तरीके से कोई भी खुद की ज़मीन नहीं है। इस वजह से इधर से उधर या सीज़न वाइज वो ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे पेड ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने हैं तो आप कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए जो भी यहाँ पर फ़ी पेमेंट वगैरह है वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि इस पेड ग्रुप में आपको एक ऐसा PDF तैयार करके दिया जाता है जो कह सकते हैं एक ऐसा PDF होता है जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन एक प्रिंटेबल PDF में कन्वर्ट करके दे दी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये PDFs दिए जाते हैं। अभी मंथली PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो इतना मिनिमम है, आप अपने सामने देख पाएंगे, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर यहाँ पर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या कर देना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, और 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है फुट रॉट डिजीज़ के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो जानवरों के पैरों में इस तरीके से ये नज़र आती है जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे। अब मामला क्या है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फुट रॉट डिजीज़ की वजह से कई सारी गोट और शीप मारी गई। इस वजह से खबर में कवर किया गया। ये हाईली कॉन्टेगियस डिजीज़ है जो स्पेशली जानवर के पैर को, उसके फुट को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। ऐसे आप यहाँ पर देख पाओगे, स्पेशली वो जानवर इनका फुट ऐसे डिवाइडेड होता है और इसको ये अफेक्ट करती है, इसको यहाँ पर ये सड़ा देती है। और ये बीमारी ज़्यादातर गाय भैंस और जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, उनमें नज़र आती है। नाउ क्वेश्चन ये है, फुट रैट डिजीज़ क्या ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ वो होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, वायरल डिजीज़ वो होती हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। तो फुट रॉट डिजीज़ आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डाइक्लोबैक्टर नोडोसस बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। नाउ ट्रांसमिशन की बात आती है तो ये बीमारी इसी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब होता यह है कि मान लो किसी जानवर में उसके स्किन के ऊपर में कोई इंजरी हो गई है, तो उस इंजरी के ज़रिए ये इन्फेक्शन यहाँ पे उसके बॉडी में फैल जाता है ना। और उसके अलावा मान लो उसके पैर में कहीं पर कट लग गया है चलते चलते, तो अगर बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है उस घाव में एंटर करने के लिए, तो बैक्टीरिया उस घाव में एंटर करेगा। उसके बाद इस तरीके से फुट रॉट डिजीज़ एक एनिमल को हो जाती है। स्पेशली जो हमारे बरसात का समय होता है उस समय पर ज़्यादा फुट रॉट डिजीज़ देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या हैं? यहाँ पे गाय भैंसों को होता है बहुत ही ज़्यादा पेन। उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है कई सारे बुरे केसेस के अंदर में, सही से यहाँ पर वो चल नहीं पाती हैं। ट्रीटमेंट वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल, एक उपाय है, वो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है, इनको दिया जा सकता है ताकि इनकी प्रॉपर तरीके से रिकवरी की जा सके। समझ गए? चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है मायोपिया के बारे में। अब दोस्तों वैसे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मायोपिया और प्रेसबायोपिया, दोनों चर्चाओं में होते हैं। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, ध्यान रखिए। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहाँ पे बोला गया है कि आने वाले 25 सालों में 740 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो मायोपिया से अफेक्टेड रहेंगे। मायोपिया उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नाउ मायोपिया होता क्या है? इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या फिर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दूर की जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमको बिल्कुल भी क्लियरली दिखाई नहीं देती और पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसी वजह से नियर साइटेडनेस वर्ड का यूज़ किया है। अब देखिए, एक इंसान का जो नॉर्मल विजन होता है, नॉर्मल विजन में वो दूर की चीज़ भी देख सकता है और पास की चीज़ भी देख सकता है, उसको सब क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी इंसान को मायोपिया होता है तो आप देख पाएंगे पीछे वाला जितना भी कुछ है वो सब ब्लर हो चुका है, लेकिन सामने वाला उसको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो पास की चीज़ आराम से दिखती है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, इसको बोलते हैं मायोपिया। समझ गए? अब आगे सुनिए दोस्तों मायोपिया के बारे में। मायोपिया में कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अब क्योंकि पास की चीज़ दिखाई दे रही है तो इसकी वजह से आंखों पे जोर भी पड़ता है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, सर में दर्द होने लगता है, तो विजुअल एम्पायरमेंट, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। नाउ फाइनली ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह बना सकते हैं ताकि मायोपिया को ठीक किया जा सके। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे एडल्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन बच्चों में बहुत रेयर केसेस आते हैं मायोपिया के, नहीं तो फिर ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर ही मायोपिया पाया जाता है।
लेकिन जब भी किसी को मायोपिया होता है तो उसका चश्मा बनता है। अब आप सुनते होंगे चश्मा आपका माइनस में है या कैसे है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मायोपिया में जो चश्मा बनता है वो नेगेटिव पावर वाला बनता है, माइनस पावर वाला बनता है। ठीक है, फिर अगले खबर में हमने कवर किया था आर्डेटोसोरस वाइएटर के बारे में। तो ये आर्डेटोसोरस वाइएटर अभी चर्चाओं में है, स्पेशली यहाँ पर हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट खबर कवर की गई थी इस पर्टिकुलर डायनासोर को लेकर। तो ये आर्डेटोसोरस वाइएटर है क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये एक नई डिस्कवर्ड स्पीशी है, एक नई प्रजाति रिसेंटली डिस्कवर की गई है डायनासोर की। बताया जाता है ये वाली जो प्रजाति है ये पृथ्वी पर पाई जाती थी लगभग लेट जुरासिक एपोक के समय पर। ये वो पीरियड है जिसको हम अगर देखें तो 150 मिलियन साल पुराने के समय की हम बात कर रहे हैं। उस दौरान यहाँ पर ये वाला डायनासोर पाया जाता था। ये डायनासोर सौरोपॉड डायनासोर फैमिली को बिलोंग करता है। सौरोपॉड कौन से डायनासोर होते हैं? सौरोपॉड वो डायनासोर होते हैं दोस्तों जो एक समय पर पृथ्वी पर पाए जाते थे, सबसे बड़े साइज के वो जीव जिनका सर जो है, जो नेक है, गर्दन है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती थी और गर्दन के साथ साथ उनकी पूंछ भी बहुत बड़ा हुआ करती थी। इनको बोलते हैं सौरोपॉड डायनासोर। इन्हीं के परिवार से बिलोंग करने वाली ये नई स्पीशी है जिसका नाम है आर्डेटोसोरस वाइएटर। ये ध्यान में रखिएगा। नाउ हम सौरोपॉड्स का टॉपिक छेड़ ही चुके हैं तो ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सौरोपॉड दोस्तों डायनासोर की एक समय पर सबसे बड़े साइज की स्पीशी हुआ करती थी जो पृथ्वी पर रह चुकी है। और सौरोपॉड ध्यान रखिएगा कि हर एक कॉन्टिनेंट पर देखने को मिले। एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर सौरोपॉड यहाँ पे पाए गए हैं। उसके अलावा सौरोपॉड की पहचान आराम से की जा सकती है। रीज़न वही, लंबी सी गर्दन यहाँ पे आपको इनकी देखने को मिल जाती है। साइज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बड़ा होता है इनका। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सौरोपॉड्स के बारे में इतना ही बेसिक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कशन हुआ था हम सफ़र पॉलिसी के बारे में। यह पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा खबरों में कवर की गई थी। अब इस पॉलिसी को लेकर क्या बात हो रही है ये सुनिए दोस्तों। अभी हाल ही में जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने इस हमसफ़र पॉलिसी को किया है लॉन्च। ये एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पॉलिसी है। इस पॉलिसी में स्पेशल फोकस ये है कि जो भी हमारे हाईवेज़ हैं, हाईवे पे लोग ट्रैवल करते हैं, कभी कभी बहुत दूर जाना होता है तो लंबा सफ़र होता है, घंटों का सफ़र होता है, तो हाईवे पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो जगह जगह पर हाईवेज़ के पास में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये इस हमसफ़र पॉलिसी का टारगेट है। अब फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड करवाना? तो भाई यहाँ पे आराम करने के लिए बीच बीच में जगह मिल जाना लोगों को, जो यहाँ पे उनकी ज़रूरतमंद ज़रूरतें हैं, है ना, क्लीन वॉशरूम, फूड कोर्ट, पार्किंग स्पेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस बेबी केयर के लिए रूम्स प्रोवाइड करवाना ताकि लोगों का जो सफ़र है वो आसान हो जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। तो जो हाईवेज स्पेशली उनके किनारे किनारे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की बात की गई है इस हमसफ़र पॉलिसी के अंदर में। क्या है हमसफ़र पॉलिसी, आप ध्यान रखिएगा। फिर एक झटके में दोस्तों रेड पांडा भी न्यूज़ में आ गया था। रेड पांडा हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में कवर किया गया। अब रेड पांडा के बारे में जब डिस्कशन होता है तो ये ध्यान रखिएगा, रेड पांडा एक हर्बीवोरस स्पीशी है जो पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। एक ऐसी स्पीशी जो काफ़ी ज़्यादा शर्मीली है, आर्बोरियल है। आर्बोरियल मतलब इनको ज़्यादातर पेड़ों पर रहना ही पसंद है या फिर लंबे समय तक ये पेड़ों पर ही रहते हैं। ये एक ऐसी स्पीशी मानी जाती है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसको हमें बता सकती है या उस चेंज को इंडिकेट कर सकती है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जब आप रेड पांडा को देखते हो तो दिखाई में एकदम बिल्ली की तरह दिखाई पड़ता है। रेड पांडा फेमस है अपने क्यूट फेस के लिए। ये रेड पांडा आज के समय पर भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल के अंदर में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 50% का जो हैबिटेट है वो ईस्टर्न हिमालयाज़ है। ईस्टर्न हिमालयाज़ में सबसे ज़्यादा संख्या रेड पांडा की आपको नजर आएगी। बाकी ये कंजर्वेशन स्टेटस ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड पांडा को IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, तो इंटरनेशनल व्यापार आप इसका नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। अगेन इसका शिकार नहीं कर सकते वरना हाई पेनल्टीज़ वगैरह आपके ऊपर में चार्ज की जा सकती है। देन उसके बाद में दोस्तों खबरों में आया था ल्यूपेक्स मिशन। आइए डिस्कस करते हैं रिसेंटली ल्यूपेक्स मिशन क्यों चर्चाओं में था। तो हाल ही में इंडिया की एपेक्स बॉडी हमारा, उसके अलावा जापान, भारत और जापान दोनों मिलकर ल्यूपेक्स मिशन पे काम कर रहे हैं। यानी चंद्रमा पर एक और बड़ा मिशन जाने वाला है ये। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कौन से 2 कंट्रीज़ का ये कोलैबोरेटिव मिशन है। तो एक तरफ है हमारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ है जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस मिशन को कंडक्ट किया है।
इस मिशन का मेन पर्पस होने वाला है हमारे चंद्रमा का जो साउथ पोल है उस साउथ पोल रीजन्स को और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लोर करना। और इस मिशन में हम एक लैंडर और रोवर भेजने वाले हैं। अब लैंडर और रोवर क्या होता है? लैंडर यह है जो चांद पर उतरेगा, इसके अंदर से रोवर निकलेगा और यही रोवर क्या करेगा, चांद की सतह पर घूमेगा और ड्रिलिंग भी करेगा। ड्रिलिंग करके यहाँ पर उसमें से सैंपल्स इकट्ठे करेगा और पता लगाएगा कि चांद के ऊपर में वाटर प्रेजेंट कितना है या है कि नहीं। ये सब काम यहाँ पे भारत जापान साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। लैंडर जैसे यहाँ पर भारत प्रोवाइड करवा देगा, रोवर जापान अपना चलाएगा। तो यहाँ पे जाक्सा और इसरो का ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हाल ही में एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट करके जो न्यूज़ है वो आपने देखी होगी। इस रिपोर्ट में ये रिवील किया गया कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो आने वाले समय पर डिक्रीज़ होगी, कम होती हुई नजर आएगी। जानवरों की संख्या कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ध्यान रखिए, जब भी ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है इसको पब्लिश करने का काम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का है। अब इन्होंने बहुत डिटेल से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि कई सारे जानवरों की प्रजातियाँ आने वाले समय पर ख़त्म होने वाली हैं और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ड्रॉप होगी अफ्रीका में, एशिया, उसके अलावा सेंट्रल पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। अगेन कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस खाली ध्यान रखना है इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो वह है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसको पब्लिश करता है। फिर खबरों में आ गया था आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया था रिसेंटली, आपको पता होगा। नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ यह कि एक्चुअली में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया गया और हर साल ये ऑब्जर्व होता है 12 अक्टूबर को। इस वजह से खबरों में कवर किया गया। आर्थराइटिस बेसिकली ऐसी कंडीशन है जब हमारे हड्डियों के जोड़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आर्थराइटिस। यहाँ पर जॉइंट्स जो होते हैं हमारे वो बेकार हो जाते हैं। अब आर्थराइटिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, जिसमें आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आता है, रियोमाटॉइड आर्थराइटिस भी आता है। तो ये जैसे आप देख पाओगे आपके दो हड्डियों के बीच का जो जॉइंट है, ये जॉइंट बिल्कुल स्मूथ होता है। आपका जो फोल्डेबल आप आराम से कर सकते हैं, हाथ को मोड़ सकते हैं जहाँ पे भी जॉइंट है। ये इतना फ्लेक्सिबल कैसे है? फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें वाइट कलर का जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। इसी कार्टिलेज की वजह से यहाँ पर यह अच्छी तरीके से काम कर पाता है। और जब ये कार्टिलेज हमारे हड्डी से गायब होने लगता है या टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इससे यहाँ पर हमारा जो बॉडी का जॉइंट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, जॉइंट सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। और जब ये कार्टिलेज बेकार हो जाएगा, जॉइंट्स पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसी कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस। अब वैसे क्यों ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने देखा एक प्रकार है आर्थराइटिस का, और ऐसे 100 से ज़्यादा प्रकार आपको आर्थराइटिस के नजर आएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे आर्थराइटिस कौन सी कंडीशन होती है? जब आपके बोन्स के जॉइंट्स में नॉर्मल अमाउंट में जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट नहीं है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, तब ये आर्थराइटिस एक इंसान को हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट यहाँ पे डिपेंड करेगा आपको किस प्रकार का आर्थराइटिस हुआ है ना, ताकि यहाँ पे उस प्रकार में कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन लक्षण को टैकल किया जाए और एक इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर हाल ही में दोस्तों तौरस मिसाइल न्यूज़ में थी। अब ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कवरेज में आई क्योंकि यूक्रेन यहाँ पर इस मिसाइल की मांग कर रहा था रशिया के अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए। तो ध्यान रखिए, तौरस मिसाइल जर्मनी ऑरिजिन मिसाइल है। क्वेश्चन पहला यही बनेगा कौन से देश की मिसाइल है? तो जर्मनी ने यहाँ पर इस मिसाइल को डेवलप किया है। जर्मनी की ये मिसाइल है, 1400 किलोग्राम की मिसाइल है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो यहाँ पर एक सबसोनिक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। इस मिसाइल में डुअल स्टेज देखने को मिलता है, यानी 2 बार ये विस्फोट करती है। मान लो कोई दुश्मन है जो बंकर में छुप के बैठा है, तो पहले एक जो पहला शॉट जाएगा वो बंकर को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर दूसरा शॉट उसके पीछे पीछे जाएगा, बंकर के अंदर जो छिपा होगा उसको यहाँ पर फिर विस्फोट कर देगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से डबल अटैक में यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो वर्क करती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए कि तौरस मिसाइल हाल ही में चर्चा में थी, कौन से देश ने डेवलप की है? तो यहाँ पर जर्मनी की ये पर्टिकुलर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। फिर रिसेंटली तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व चर्चाओं में आया। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे लोकेशन पूछा जाएगा, और लोकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हमारा पहला ऐसा टाइगर रिजर्व होने वाला है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे रोप वे सफारी बनाई जाएगी। रोप वे सफारी समझ रहे हैं? आपको टाइगर रिजर्व जब जाते हैं घूमने के लिए तो जो बाघ वगैरह इसको देखने के लिए जाते हैं, तो देखने के लिए अभी जीप वगैरह चलती हैं, लेकिन अभी रोप वे सफारी में इस तरीके से जो यहाँ पर केबल कार हैं वो बनाई जाएंगी ताकि आप आराम से बैठ के ऊपर से ही यहाँ पर ये पूरा दृश्य देख सकते हैं, उसका नज़ारा
का जो एन्जॉयमेंट है वो ले सकते हैं। तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में पहली बार यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा रोप वे सफारी है वो आ रहा है। और क्वेश्चन यही है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। एक लार्जेस्ट और एक सबसे ज़्यादा बड़ा टाइगर रिजर्व आपको ये देखने को मिल जाता है। इस टाइगर रिजर्व को और डिटेल से देखोगे तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट झील भी आपको नज़र आती हैं। एक है तडोबा लेक, दूसरी है कोलसा लेक। फिर एक नदी भी है जिसका नाम है तडोबा नदी। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वैसे एग्जैक्ट नाम कैसे रखा गया है तो सुनिएगा। तडोबा जो है ये बेसिकली यहाँ पर एक गॉड का नेम है और वो गॉड को पूजते हैं। वहाँ की उस अंधेरी टाइगर रिजर्व में रह रही जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने उन भगवान को पूजती है, तडोबा नाम के गॉड को। और जो अंधेरी रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, अंधेरी यहाँ पर मतलब है अंधेरी नदी से, तो ये दोनों वर्ड मिला के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व रख दिया गया है, ध्यान रखना। फिर सरयू नदी रिसेंटली चर्चा में थी। अब सरयू नदी आपको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है, दोनों राज्यों की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। सरयू नदी को हम सरयू या फिर सरजू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी का जो यहाँ पे चर्चा है दोस्तों, हमारे जितने भी एपिक्स हैं, वेदास हैं, उसके अलावा रामायण है, यहाँ पर भी इस नदी के बारे में चर्चा हुई भी है। सरयू नदी की जब बात करते हैं तो अयोध्या के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी, जो अयोध्या के अंदर में जो घाघरा बह रही है, लोअर घाघरा, उस घाघरा का निचला साइड, उसी को हम यहाँ पे सरयू नदी कहते हैं। अयोध्या जो है आपको पता ही है एक इम्पॉर्टेंट जगह है, लॉर्ड राम जी का बर्थ प्लेस अयोध्या, और ये पूरा अयोध्या सरयू नदी के जस्ट किनारे ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल रिसेंटली कवर किया था हमने हॉर्स शू क्रैब के बारे में, एक ऐसा केकड़ा जिसको लेकर द हिंदू में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। रीज़न यहाँ पर यह है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ये हॉर्स शू क्रैब हैं ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। एक ऐसे जानवर जो मिलियंस ऑफ मिलियन सालों से हैं बने हुए, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन को एक बड़ा झटका लग रहा है। इस वजह से यहाँ पे हॉर्स शू क्रैब चर्चाओं में बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्स शू क्रैब जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से रहने वाले यहाँ पर एक ऐसी स्पीशी नज़र आती है। और ये जो क्रैब्स अगर आप देखोगे तो इनका हैबिटेट वगैरह क्या है, जितने भी यहाँ पर गहरा पानी है स्पेशली वहाँ पे रहते हैं। हॉर्स शू क्रैब की 4 प्रजातियाँ हैं और 4 प्रजाति में पहली प्रजाति है अमेरिकन हॉर्स शू क्रैब, दूसरी है ट्राई स्पाइन हॉर्स शू क्रैब, तीसरी है कोस्टल हॉर्स शू क्रैब और चौथी है मैंग्रोव हॉर्स शू क्रैब। ये 4 प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा भी था। अब ध्यान रखिए, जब भी बात आएगी 4 प्रजातियों की तो इसमें से जो आखिरी की 3 हैं, आखिरी की 3 जो हैं वो इंडो पैसिफिक स्पीशीज़ हैं, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। बाकी जो पहली वाली है, नाम ही अमेरिकन हॉर्स शू क्रैब है, तो वो अमेरिका वाले भाग में देखने को मिलती है। इंडिया में ओडिशा जो स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉर्स शू क्रैब की स्पीशी देखने को मिलती है। आज के समय पर जो हमारा कंजर्वेशन स्टेटस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इन चारों की चारों प्रजातियों को शेड्यूल 4 में कवर किया गया है। लेकिन IUCN वाले स्टेटस में जो अमेरिकन हॉर्स शू क्रैब है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया है, और जो ट्राई स्पाइन हॉर्स शू क्रैब है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। बाकी जो नीचे की 2 हैं, कोस्टल वाली और मैंग्रोव वाली, इन दोनों को अभी IUCN के लिस्ट में कवर नहीं किया है। क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा वो दोनों में IUCN में कवर नहीं हुए हुए हैं। क्लियर? चलिए अगले इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे एक आर्टिकल चर्चाओं में था, वो था ऑरोरा बोरियलिस, याद है ना। अब ऑरोरास क्या होता है, इस तरीके का यहाँ पे हरा हरा बादल आपको नजर आएगा खूबसूरत सा, इसी को हम लोग यहाँ पे ऑरोरा बोलते हैं। तो हाल ही में लद्दाख वाले रीजन में ये जो ऑरोरा वाला इवेंट है वो नजर आया। अब ऑरोरास 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है ऑरोरा बोरियलिस जिसके बारे में हम ये ऊपर अभी देख पा रहे हैं, और एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस दोस्तों वो होता है जो हमारे पृथ्वी में ऊपर नदन वाले भाग में दिखाई पड़ता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस पृथ्वी पे निचले भाग में, यानी ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर आप कहें ऐसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। होता बिल्कुल सिमिलर फिनोमेना है, और ऐसे यहाँ पे हरे लाल ऐसे बादल आपको दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर ऑरोरा कहते हैं। तो हाल ही में लद्दाख में ऑरोरा दिखाई पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑरोरा बोरियलिस क्या है, जो हमारी नदन लाइट्स होती हैं, यानी हमारे पृथ्वी पे ऊपर स्पेशली नॉर्थ साइड में जब लाइट ये दिखाई देती हैं तो बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। जब साउथ साइड में दिखाई देंगी तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर सदर्न लाइट्स। ये होती कैसे हैं? अब इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो सूर्य से निकल रही सोलर विंड्स हैं, ये सोलर विंड जब हमारी पृथ्वी की साइड आ रही होती हैं तो हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वर्क करती हैं
तो ऊपरी भाग रह जाता है। तो सोलर विंड्स इस तरीके से आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए सीधा ऊपर से एंटर कर जाती हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ में जब ये सोलर विंड्स मिक्स हो जाती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो रिएक्शन के बाद में इस तरीके का यहाँ पर ये पूरा इवेंट क्रिएट होता है, ऑरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस। आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अब उसके बाद रिसेंटली चर्चाओं में था कोमोडो ड्रैगन। आइए कोमोडो ड्रैगन के बारे में बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने कोमोडो ड्रैगन को लेकर कुछ एक्शन लिया है, जिस वजह से चर्चाओं में है। कोमोडो ड्रैगन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की लेजर्ड स्पीशी है, या फिर कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कहते हैं कोमोडो ड्रैगन को। अब इसका साइंटिफिक नेम है वेरेनस कोमोडियंसिस। ये एक मॉनिटर लेजर्ड है, ठीक है, और जो फैमिली वरांडे से बिलोंग करती है। कोमोडो ड्रैगन बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ की होती है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है इसका जो टोटल वजन है वो 100 किलो से ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा कोमोडो ड्रैगन में जो मेल फीमेल का वजन है वो अलग अलग होगा। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी मॉनिटर लेजर्ड कहलाती है। कोमोडो ड्रैगन दूर तक यहाँ पे चल सकती है, क्लाइंब कर सकती है, स्विम कर सकती है। ये सब यहाँ पर इसके अंदर में ये कैपेबिलिटीज़ नज़र आती हैं। उसके अलावा कोमोडो ड्रैगन को अगर 24 घंटे तक खाना ना मिले तो भी यहाँ पर ये आराम से रह सकता है ना। 2 दिन तक बिना खाने तक ये छिपकली जीवित रह सकती है। उसके अलावा कह सकते हैं इनके सलाइवा में, इनका जो लार होता है उसमें बहुत ज़्यादा जहर प्रेजेंट होता है। तो एक इंसान अगर इसके जहर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे कह सकते हैं उसकी जान जा सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मिस्टेक है, उसको क्लियर कर लेना। अभी जो मैंने बोला ना 2 दिन तक जीवित रह सकती है, 2 दिन नहीं 2 महीने हैं। कोमोडो ड्रैगन बिना फूड के 2 महीने तक सर्वाइव कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आज के समय पर जो कोमोडो ड्रैगन्स है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारा जो इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, कोमोडो आइलैंड है, रिंका आइलैंड है, नूसा, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में है, वहाँ पे ये कोमोडो ड्रैगन देखने को मिल जाता है। 30 साल तक कोमोडो ड्रैगन जीवित रह सकता है। और आयुसन स्टेटस की बात करते हैं तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि ये जो स्पीशी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। अगेन इसको एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो ये बात हो गई दोस्तों कोमोडो ड्रैगन के बारे में। नाउ अगले न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है CDSCO के बारे में। सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी बॉडी है। CDSCO नाम से पता चल रहा है एक ऐसी बॉडी है जो स्पेशली जो हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, है ना, उनके ऊपर में एक कमर कसने के लिए, रेगुलेशन के लिए यहाँ पर इस बॉडी का पूरी तरह से वर्किंग होता है। तो CDSCO के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। CDSCO एक प्रकार का नेशनल रेगुलेशन अथॉरिटी है भारत का। और ये क्या रेगुलेट करती है? हमारे देश की जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है स्पेशली उसको रेगुलेट करती है। लेकिन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की इसके पास में पावर्स कहाँ से आती हैं? तो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल है दोस्तों, इसी के अंदर प्रावधान है, उसी के माध्यम से इसके पास में पावर पहुँचती है। अब क्योंकि दवाइयों की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा CDSCO है वो कौन से मंत्रालय के अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और ध्यान रखिए CDSCO के एक मेन हेड भी होते हैं, और जो मेन हेड होते हैं वो होते हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। CDSCO का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको नजर आएगा। तो इनका मेन काम होता है ड्रग्स को अप्रूवल वगैरह देना। देन उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर हुआ था डिफेंस का, जहाँ पे T-90 भीष्म टैंक के बारे में कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किए गए थे। तो T-90 भीष्म टैंक दोस्तों यहाँ पर अभी इसमें मॉडिफिकेशन करके तैयार किया जा रहा है, वो अभी खबर कवर की गई है। क्या है T-90 भीष्म टैंक? ज़रा ये सुनिए। भारत की आर्मी का मेन बैटल टैंक है। 2003 से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट करंट समय पर इसको हम और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ज़्यादा घातक बनाने के लिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इस T-90 भीष्म टैंक के अंदर में एक क्रू हो सकता है। एक क्रू मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 कमांडर होते हैं, गनर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सब मिलकर कोऑर्डिनेट करके आराम से काम करते हैं और दुश्मन को तबाह करने का काम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये T-90 भीष्म टैंक में एक 125 mm की एक स्मूथ बोर गन लगाई गई है। वैसे 2 गन भी हैं इसमें, और स्पेशली अगर हम कहें तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स वगैरह को टारगेट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं दुश्मन के टारगेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए यहाँ पर ये जो हमारा T-90 भीष्म टैंक है वो काम कर सकता है। चाहे दिन हो रात हो, कैसा भी वेदर हो, उस सभी जगह पे बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ये यहाँ पर इसका एक बेनिफिट है। देन उसके बाद वाटर चेस्टनट कवर किया गया था। वाटर चेस्टनट क्या है? यानी सिंघाड़ा। सिंघाड़े को हम इंग्लिश में वाटर चेस्टनट बोलते हैं। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा कवरेज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको सिंघाड़ा, ज़्यादातर हिंदी में सिंघाड़ा ही बोलते हैं। बाकी वाटर चेस्टनट आज के समय पर कश्मीर के अंदर वुलार लेक में बहुत ग्रो किया जाता है। लेकिन केवल कश्मीर में नहीं, यूरोप के साथ एशिया, अफ्रीका, सभी जगह पर यहाँ पर ये वाटर चेस्टनट को ग्रो किया जाता है। ये जो सिंघाड़ा है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम और फाइबर जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं।
और यही पोटेशियम फाइबर आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेल्दी साबित होता है। आपके बॉडी को कई सारी बीमारियों से बचाता है ये सिंघाड़ा। सिंघाड़े में हम क्या चीज़ खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऊपर का छिलका है, इसको हटा देंगे तो वाइट कलर का हमें इसके अंदर का जो शेल वगैरह है वो मिलता है। तो उस एडिबल कर्नल बोल सकते हैं उसे, तो वो वाइट वाला जो पोर्शन स्पेशली यहाँ पे दोस्तों उसको खाया जाता है और उससे आटा भी बनता है सुखा के। तो कई सारे प्रोडक्ट उससे यहाँ पे बनाया जाता है। तो सिंघाड़े का आटा भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, समझ गए। स्पेशली यहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं कि व्रत वगैरह होते हैं, जो फास्टिंग सीजन चलता है, तो उस समय पर ये जो सिंघाड़ा है एक एनर्जी देने का काम करता है। व्रत में भी खाया जाता है तो एक अच्छी एनर्जी भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है ये सिंघाड़ा, और मीठा सा होता है, एक अच्छा टेक्सचर यहाँ पे सिंघाड़े का देखने को मिल जाता है, समझ गए। चलिए आगे आते हैं। नाउ अगले न्यूज़ आर्टिकल में नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब होता यह है कि हाल ही में कई सारी प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। एक रिपोर्ट आती है एनवीसेट इंडिया 2024। इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है ये पहला टाइगर रिजर्व होगा भारत के 55 टाइगर रिजर्व में अपने लियोपर्ड पॉपुलेशन के लिए। अपनी लियोपर्ड पॉपुलेशन जो बड़ी है स्पेशली उसकी वजह से, तो यहाँ पर 360 लेपर्ड्स के आसपास देखने को मिले, इस वजह से ये चर्चाओं में है। नाउ अगेन, जब भी टाइगर रिजर्व पढ़ो तो उनका लोकेशन अच्छे से पढ़ लिया करो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो ये आपका नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो ये है इंडिया अपना, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली यहाँ पर आपको नजर आएगा, समझ गए। चलिए फिर आपका एक मंदिर चर्चा में था, जो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यह है हमारा कलेश्वर टेम्पल। हाल ही में कई सारे आर्टिकल कवर किए गए थे कि 13th सेंचुरी स्टोन इंस्क्रिप्शन, इस तरीके का इंस्क्रिप्शन इस कलेश्वर टेम्पल से पाया गया है, इस वजह से चर्चाओं में है। कलेश्वर टेम्पल एक हिंदू मंदिर है जो कहाँ पे है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है देवांगरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको नजर आएगा। मैप देखेंगे दोस्तों तो यह है हमारा कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट मैप देखेंगे, यह है बीचों बीच देवांगरी, यहीं पर यह टेम्पल आपको स्थित देखने को मिलेगा। ये टेम्पल भगवान शिव जी को डेडिकेट किया गया है। इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है ये 2 अलग अलग डायनेस्टीज़ में पूरा होता है। एक होती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी इस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी, और दूसरी है चालुक्य डायनेस्टी। इन दोनों डायनेस्टीज़ के दौरान दोस्तों इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो टेम्पल है आज के समय पर इस तरीके से बनाया गया है जहाँ पे हमने चोल आर्किटेक्चर से ही एक कह सकते हैं परफेक्ट इंस्पिरेशन लेने के बाद में इस मंदिर को डेवलप किया है। चोल आर्किटेक्चर अगर हम बात करेंगे तो चोल एम्पायर के समय पर इस तरीके के मंदिर बनाए जाते थे जिसमें एक गर्भगृह हुआ करता था। गर्भगृह यानी कि मेन अंदर का हिस्सा जहाँ पे मेन देवी देवता का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें कलेश्वर टेम्पल की तो ये लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। तो जब आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो बीचों बीच में जाएंगे, सबसे एंड में सबसे मेन जो यहाँ पे द्वार होगा वहाँ पे भगवान शिव जी का यहाँ पर जो स्टैचू है वो देखने को मिलेगा, शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर उसको हम उस पोर्शन को बोलते हैं गर्भगृह, या इंग्लिश में उसको सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोला जाता है। उसके अलावा इस मंदिर में आपको विमान नजर आएगा, ऊपर शिखर नजर आएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता था। ये मंडप आपको नजर आएगा और हॉल वगैरह है जहाँ पे लोग खड़े होकर प्रे करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट में बना हुआ है कलेश्वर टेम्पल। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका कह सकते हैं कि जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर उसके बाद दोस्तों खबरों में आ गया था अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी केंचुए की हम बात कर रहे हैं। तो 10,000 ऐसी प्रजातियां हैं केंचुए की जिसके ऊपर में जानकारी लेना अभी बाकी है, इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो अर्थवॉर्म्स के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो आइए इसके बारे में बेसिक फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। अर्थवॉर्म ये जो केंचुए होते हैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाता नहीं है, ये हार्मलेस होते हैं, मिट्टी के अंदर में ज़्यादातर रहते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस तरीके से बॉडी के ऊपर में कई सारे रिंग्स बनी है ना, ये ऐसे रिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा और अलग अलग बॉडी सेगमेंट में बढ़ी हुई हैं। उसके अलावा इन केंचुए के पास में अपना लंग्स नहीं होता, फेफड़े नहीं होते, तो सांस जो लेते हैं अपने खाल के माध्यम से सांस लेते हैं। इनके पास में आंखें नहीं होती। अब आंखें नहीं होती तो देखते कैसे हैं, इनको कोई छुएगा तो पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों आंखें नहीं होती हैं तो होता यह है इनके पास में जो ये खाल प्रेजेंट है उसमें काफ़ी सारी स्पेशलिटी है। इनके पास में रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर इनके खाल में प्रेजेंट होते हैं। उसी रिसेप्टर का यूज़ करके ये लाइट को सेंस कर लेते हैं। उसके अलावा लाइट को पहचानने के साथ साथ इनको कोई टच करता है तो वो जानकारी यहाँ पर इनको मिल जाती है। तो इसी रिसेप्टर का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये अर्थवॉर्म्स, ध्यान रखिएगा। अर्थवॉर्म्स के पास में 5 दिल होते हैं, 5 हार्ट्स होते हैं। उन्हीं 5 हार्ट्स के माध्यम से ये ब्लड को पंप करते हैं अपने पूरे बॉडी में,
तब जाके यहाँ पर पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो पहुँच पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्थवर्म है, और ये अर्थवर्म ज़्यादातर मिट्टी में रहता है। मिट्टी में थोड़े बहुत गड्ढे भी कर देते हैं छोटे छोटे, जिससे यहाँ पर मिट्टी में पानी बढ़ता है, उपजाऊपना को बढ़ा देते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो अर्थवर्म है बहुत सारा वेस्ट को रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी से। जो ये वेस्ट रिलीज़ करते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग, और इस कास्टिंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगेन वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे मिट्टी के अंदर में प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। समझ गए इसके बारे में। चलिए अब आगे आते हैं। अगले न्यूज़ आर्टिकल में ड्रैगन ड्रोन्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। अब ये ड्रैगन ड्रोन क्या है आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादा खबरों में कवर किया गया, एक डेडली, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, घातक नया हथियार। ये ड्रैगन ड्रोन चर्चाओं में आपने देखा होगा, ट्रेंड कर रहा था ये टॉपिक। अब ये ड्रैगन ड्रोन क्या करता है, स्पेशली ड्रैगन, अगर हम ड्रैगन की बात करेंगे तो वो मुंह से आग छोड़ता है ना। अब ये ड्रोन भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में आग छोड़ता है। तो स्पेशली यहाँ पर ये जो ड्रोन हैं, ये ड्रोन एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थर्माइट। थर्माइट दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ का मिक्सचर है। थर्माइट एल्यूमिनियम और आयरन से मिलकर बनता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनता है थर्माइट, और यही थर्माइट बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। समझ गए। इसी थर्माइट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी रेल रोड वगैरह है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया जा सके। लेकिन ये थर्माइट आग इतनी भयंकर पकड़ता है कि ये आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। पानी के अंदर भी यहाँ पर यह भयंकर तरीके से जल सकता है, और एक इंसान इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। जानलेवा ऑब्वियस सी बात है, उसके शरीर को जला सकता है, बॉडी के जो पार्ट्स उसको डैमेज कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है आपके ड्रैगन ड्रोन, इसी तरीके से जो मोल्टन मेटल है इसको ये फेंकता चलता है, यानी वही थर्माइट मैंने आपको बताया ना, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है, इसको ये गिराता चलता है। जहाँ जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे भयंकर आग लगती चलेगी। तो ऐसा ड्रोन चर्चाओं में था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बताइए थर्माइट है क्या, और या फिर क्वेश्चन बन सकता है ड्रैगन ड्रोन हाल ही में चर्चाओं में था, बताइए यहाँ पर ये क्या है। तो दोनों को ही आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल में एक टॉपिक था रेयर डिजीज़ का, वो कवर किया गया। अब रेयर डिजीज़ खबरों में बनी है। रेयर डिजीज़ वो बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से फैलती हैं, या ऐसी बीमारियां हैं जिसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता, या 1000 में से केवल एक इंसान में जब बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं रेयर डिजीज़। अब रेयर डिजीज़ को लेकर बहुत सारे केसेस रिसेंटली देखने को मिले हैं। आज के समय पर बताया जाता है 7000 से लेकर 8000 के आसपास रेयर डिजीज़ प्रेजेंट है, और इनमें से 5% से कम बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भैया मुझे सही से ही बता दो यार रेयर डिजीज़ होती क्या है, तो आप बता देना जब कोई बीमारी 1000 लोगों में से केवल एक इंसान में होती है तो उसको बोलते हैं रेयर डिजीज़। ठीक है। अब रेयर डिजीज़ को टैकल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है, जहाँ पर हम सपोर्ट देते हैं 50 लाख रुपए तक का। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजिटल पोर्टल ओपन कर रखा है, वेबसाइट ओपन कर रखी है, ताकि वहाँ पे फंड इकट्ठा किया जा सके ऐसे लोगों के लिए जो रेयर डिजीज़ से गुजर रहे हैं। समझ गए। तो ये बात हो गई हमारे रेयर डिजीज़ के बारे में। देन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल कवर किया गया था, है ना, तरसों के वीडियो में हमने कवर किया था, जहाँ पे जो लेडी जस्टिस का स्टैचू है वो नया स्टैचू दोस्तों अनवील कर दिया गया है। तो स्टैचू के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा अभी तक का पुराना स्टैचू है जो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ पे जो ये न्याय की मूर्ति है, इनके आंखों पे पट्टी आपको नजर आएगी, हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में यहाँ पर एक तलवार है। लेकिन जो नया स्टैचू आ गया है लेडी ऑफ जस्टिस का, इस नए स्टैचू पे आंखों पे से जो पट्टी है वो यहाँ पे हटा दी गई है, जैसा आप देख पाओगे। दाएं हाथ में वही अगेन जो तराजू जैसे था वो वैसे ही है। बाकी यहाँ पर एक चेंज ये है, पहले वाले स्टैचू में एक इस हाथ में तलवार थी, लेकिन अब यहाँ पर बाएं हाथ में तलवार को हटाकर एक पुस्तक दे दी गई है। ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं है, ये हमारे भारत का संविधान है। ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टैचू के बारे में बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब मामला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में डिप्थीरिया चर्चा में था, एक और डिजीज़ न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी। डिप्थीरिया की जब बात करते हैं तो डिप्थीरिया एक सीरियस कॉन्टेगियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो एक इंसान के थ्रोट यानी गला और साथ ही साथ में उसके नोज़ के ऊपर में इम्पैक्ट डालता है। ये जो बीमारी है दोस्तों, अगेन ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं। अब ये जो बीमारी है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, उसके खांसने, छींकने, कफिंग, स्नीजिंग, इसकी वजह से, क्योंकि उसके जो यहाँ पर अफेक्टेड ड्रॉपलेट्स होंगे नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये बीमारी यहाँ पर फैल सकती है नॉर्मल इंसान के अंदर भी। सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर डिप्थीरिया होता है ये एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, उसको बुखार होने लगता है,
उसके गले में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है। 2 से 3 दिनों के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो जो हमारे डेड टिश्यू होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर में, वो यहाँ पर एक थिक कलर का ग्रे कलर की जो कोटिंग है वो इस तरीके से गले के अंदर में बना देते हैं, ये आप देख पाओगे, है ना। और ये कोटिंग फिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है हमारे गले के अंदर में, और भी कई सारे प्रकार के जो पेन है वो देखने को मिलते हैं। नाउ डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो उसमें आपका डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नजर आएगा, एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो आगे बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया को आगे ग्रो करने से, बढ़ने से रोकता है यहाँ पर। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देन फिर उसके बाद खबरों में आपका एनसीपीसीआर चर्चाओं में था, है ना, क्योंकि एनसीपीसीआर ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि जो मदरसाज है इसको बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब ये स्टेटमेंट नहीं था बट दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया ऐसा स्टेटमेंट है। तो एनसीपीसीआर ने क्लियर किया कि हम पूरी तरह से मदरसा को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, बस खाली मदरसा में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक चर्चाओं में था। नाउ इस वजह से एनसीपीसीआर भी चर्चाओं में था। तो क्या है एनसीपीसीआर? यह है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉडी है इसको भारत सरकार के थ्रू बनाया गया था, इसी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के माध्यम से। ये पर्टिकुलर एक्ट 2005 का इसके तहत बनाया गया। अब नाम से ही पता चल रहा है ये जो कमीशन है ये बच्चों के अधिकार, बच्चों के राइट्स के, बच्चों के हकों की बात करता है ना। और 3 प्रकार के लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। और ये तीनों लॉ भी यहाँ पे दोस्तों बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसमें एक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, फिर है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, फिर है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये सब एक्ट्स को यहाँ पर कह सकते हैं लागू करने का काम हमारे एनसीपीसीआर का है। एनसीपीसीआर में जो मेंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं हमारे चेयरपर्सन और बाकी 6 मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक चेयरपर्सन होते हैं इनका जो टेन्योर होता है या तो वो 3 साल तक सर्व करेंगे या जब तक 65 साल के ना हो जाएं तब तक सर्व करेंगे। दोनों में से जो भी चीज़ें पहली पूरी हो जाएंगी उसके हिसाब से यहाँ पर इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। और 2 बार से ज़्यादा इनको वापस से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी एक बार चेयरपर्सन बन जाएंगे, दूसरी बार रीअपॉइंट हो सकते हैं, तीसरी बार रीअपॉइंट नहीं होंगे, समझ गए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 6 मेंबर्स इसमें बाकी होते हैं चेयरपर्सन के अलावा। अब जो 6 मेंबर होंगे इसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर्स महिलाएं होनी चाहिए। और ये 6 जो पर्सन्स होंगे, ये जो मेंबर्स होंगे, इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, इन सब सेक्शंस में। उसके अलावा ये भी 3 साल तक सर्व कर सकते हैं या फिर 60 साल के जब तक पूरे ना हो जाए। दोनों में से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर टैकल किया जाएगा। और अगेन 2 बार यहाँ पर इनका टेन्योर हो सकता है, 2 बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक हो गए चेयरपर्सन, बाकी हो गए 6 मेंबर्स। इन सब मेंबर्स जो एनसीपीसीआर के हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करने की जो ताकत है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकेले ये काम नहीं करती है, हमारी केंद्र सरकार क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा। ये सब मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, 3 मेंबर की कमेटी होती है। अब वो 3 मेंबर की कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी और वो कमेटी बनती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है भैया इन सबको अपॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कर देती है इन सभी मेंबर्स का। तो ये बात हो गई हमारे एनसीपीसीआर की। फिर उसके बाद रिसेंटली यहाँ पर आर्टिकल कवर हुआ था ई माइग्रेट पोर्टल को लेकर। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन मतलब इधर से उधर जाना, तो जो भी लोग यहाँ पर इंडिया से बाहर विदेशों में गए हैं या जा रहे हैं उनको अच्छी प्रोटेक्शन देना, उनके साथ में कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई बीच में डीलर होता है जो उनको ले जाता है कि भाई यहाँ इस कंपनी में जॉब है आप जा सकते हैं, तो उनके साथ में स्कैम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको वहाँ पे, तो वो हमारे साथ में कॉन्टैक्ट में बने रहें, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इसके लिए ई माइग्रेट पोर्टल लाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ई माइग्रेट पोर्टल का मेन काम क्या है, भारत के जो वर्कर्स बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं या बाहर विदेशों में नौकरी चाहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल को तैयार किया गया है। ये यहाँ पर ई माइग्रेट पोर्टल हमारे कमीशन सर्विस सेंटर के साथ में मिलकर काम करने वाला है। फिर रिसेंटली एक मैकेजिला नाम का जो टर्म है वो चर्चाओं में था, पता होगा मैकेजिला क्या है। ये देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है मैकेजिला, ये जो आपको दिख रहा है इसी को मैकेजिला का नाम दिया गया है। ये उड़ते हुए वापस आते हुए रॉकेट को इस तरीके से अपने आप में होल्ड करके रख लेता है। हुआ यहाँ पर यह था, स्पेस एक्स ने एक बहुत बड़ा रॉकेट रिसेंटली लॉन्च किया था। अब रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है या तो पूरा ख़त्म हो जाता है या फिर यहाँ पर जब हम उसको वापस से लेकर आएंगे, उतारेंगे, तो इसमें फ़ायदेमंद बात यह है कि हम वापस उसको रीयूज़ कर सकते हैं, पैसा बचेगा। लेकिन रीयूज़ करने के लिए उस रॉकेट के बूस्टर की आवश्यकता होती है। तो रॉकेट जाता है, अपने बूस्टर अलग कर देता है।
तो ये बूस्टर जो है दोस्तों स्पेस एक्स के रॉकेट का, ये बूस्टर आप देख पाओगे जलता जलता वापस से उतर कर आ गया। अब कहीं पर इधर उधर नहीं गिरा है, वो सीधा यहाँ पर आके इस तरीके से एक हाथ में आकर पूरी तरह से टंग गया। इसी को नाम दिया गया है मैकेजिला, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चाओं में था, तो इस तरीके से हम रॉकेट्स को वापस से अब यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं इस मैकेजिला के माध्यम से। मैकेजिले का काम क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ। इंपॉर्टेंस यही है कि भाई अब रॉकेट आ गया है तो इसको हम वापस से आराम से रीयूज़ कर सकेंगे, और ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो आराम से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कोई खर्चा आएगा नहीं, क्योंकि अब रॉकेट बनाएंगे तो बूस्टर वगैरह इसी को यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो ये मैकेजिला का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद हाल ही में चर्चाओं में आया था ऑसिफिकेशन टेस्ट, ये आपने पढ़ा होगा। ये एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जहाँ पर हम हड्डियों के ऊपर में जांच करते हैं, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं समय के हिसाब से एक इंसान के उम्र के हिसाब से अपना रूप भी बदल देती हैं। तो यहाँ पे एक इंसान 18 साल से ज़्यादा का है या कम का है, तो उसका पता लगाने के लिए भी ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। इस ऑसिफिकेशन टेस्ट में आपका एक्सरे होगा हड्डियों का, स्पेशली जो कैल्विकल है या स्टर्नम है या पेल्विस वाली हड्डियाँ होती हैं, उनका यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टडी किया जाता है। हम बात करें क्लेविकल की, तो ये वाली कॉलर बोन की बात हो रही है दोस्तों। ये जो कॉलर बोन है ये साइज में चेंज होती रहती है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, और 18 प्लस हो जाएगा तो ये कॉलर बोन पूरी तरह से यहाँ पे अलग ही एक उस इंसान की उम्र को दर्शाती है कि हाँ वो 18 प्लस हो चुका है। तो इस बोन को भी एनालाइज किया जाता है एक इंसान का पता लगाने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो क्वेश्चन बने आपसे ऑसिफिकेशन टेस्ट किसके लिए होता है, तो बोन को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। इसका यूज़ कई बार मेडिकल सेक्शन में भी होता है, जैसे यहाँ पर मान लो किसी स्केलेटन, किसी हड्डी के ढांचे की मैच्योरिटी पता लगानी है किसी बच्चे में, या कोई ग्रोथ डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई मामला पता लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट खबर यह है कि रिसेंटली आपको पता होगा नोबेल पीस प्राइज़ चर्चाओं में था। अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ बांटे गए हैं, इसमें नोबेल पीस प्राइज़ दिया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एक संगठन को। उस संगठन का नाम है निहोन हिदानक्यो। ये एक जापानी संगठन है, और इस संगठन ने बहुत सारे लोगों को पनाह दी है, और स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पर जापान में हुआ हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक था, उस अटैक में जो भी लोग सर्वाइव कर गए थे, जो भी लोग बच गए थे, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये निहोन हिदानक्यो। ठीक है, अब जो भी लोग सर्वाइवर बचे हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी लोग सर्वाइवर थे, जो भी यहाँ पर बचे हैं इस अटैक में, उनका नाम है, मतलब उनको बोला जाता है हिबाकुशा। तो हिबाकुशा एक जापानीज वर्ड है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली यहाँ पर इस न्यूक्लियर अटैक में बचे हैं, सर्वाइव कर गए हैं। ठीक है, वही न्यूक्लियर अटैक आपको पता है 6 अगस्त 1945 में जो यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे हिरोशिमा पर, नागासाकी के ऊपर में, उसके बाद में। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, कई सारे लोग इसमें से बच गए थे, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर ख़त्म हो गए थे, लाखों लोगों के जान चली गई थी, और आज तक उसका असर देखने को मिलता है। तो इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, इस वजह से नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। फिर उसके बाद रिसेंटली यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में था, क्योंकि वर्ल्ड फूड डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को, इस बार भी सेलिब्रेट किया गया। इस वजह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो बॉडी है वो खबरों में आ गई। ध्यान रखिए, मैंने आपको पिछले 2 से 3 दिनों में कई बार पढ़ाया है। FAO एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यहाँ पे ये आती है यूनाइटेड नेशन की बॉडी, और जिसका मेन काम है भुखमरी को ख़त्म करना। और बताया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पुराना परमानेंट स्पेशलाइज एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और इसको बनाया गया था अक्टूबर 1945 में। इसका मेन काम है दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, उसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कंट्रीज़ को सपोर्ट करना। और इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में लगभग 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 194 देश दोस्तों यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, ये बताया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा जो फंडिंग है वो अपने देशों से मिलता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो FAO पब्लिश भी करता है। उन रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत नाम ध्यान में रखिएगा। एक रिपोर्ट है आपकी सोफो रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। देन है उसके बाद में सोफिया रिपोर्ट, जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। देन है सोको यानी कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स। देन है सोफी रिपोर्ट, दैट इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये सब रिपोर्ट्स यहाँ पे हमारा FAO पब्लिश करता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फिर उसके बाद में दोस्तों हाल ही में रूपकुंड लेक चर्चाओं में आ चुकी है, तो रूपकुंड लेक के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। इस झील को हम लेक ऑफ स्केलेटन भी बोलते हैं, यानी बहुत सारी हड्डियों के ढांचों से भरा हुआ ये झील है। ये झील आपको उत्तराखंड में नजर आएगी, और उत्तराखंड में स्पेशली ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहीं पर एक ग्लेशियर लेक प्रेजेंट है। और ये जो झील है
ये माउंट त्रिशूल जो माउंटेन है दोस्तों, उसके बेस पर प्रेजेंट है। लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर यह झील देखने को मिलेगी। इसको लेक ऑफ स्केलेटन भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हड्डियाँ पड़ी हैं, हड्डी के ढांचे हैं। तो जब भी यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है तो ये हड्डियाँ दिखाई देती हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। तो अभी क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर पड़ रहा है इस झील के ऊपर में, इस वजह से ये चर्चाओं में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बताइए लेक ऑफ स्केलेटन कौन सी है, तो उसका नाम है यहाँ पर रूपकुंड लेक। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन या अगला आर्टिकल यहाँ पर था जो कि बात करता था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने हेलफायर मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया था। हेलफायर मिसाइल क्या है? तो हेलफायर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको यूएसए ने डेवलप किया है, अभी भारत यहाँ पे परचेज कर रहा है। फिर एक आर्टिकल कवर हुआ था कंटेनर को लेकर कि भारत को ज़रूरत है बहुत सारे कंटेनर्स बनाने की, क्योंकि भारत में कंटेनर का शॉर्टेज है। यही वो कंटेनर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं कंटेनर का यूज़ किया जाता है ट्रेड में, व्यापार में, सभी को पता है ना। तो व्यापार में इन कंटेनर्स का हम उपयोग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वो सब यहाँ पर इन्हीं कंटेनर्स में रख के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते हैं, है ना। तो अगर कंटेनर का शॉर्टेज होगा तो व्यापार प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो भारत में कंटेनर का शॉर्टेज है और इन कंटेनर का इंपॉर्टेंस भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कंटेनर का शॉर्टेज होने के बाद में दिक्कत यह है कि आज हम इन कंटेनर को प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर इन कंटेनर का चाइना करता है। और चाइना में अच्छी बात यह है कि ये कंटेनर बहुत ही ज़्यादा चीपली प्रोड्यूस होता है, सस्ता प्रोड्यूस होता है। और इंडिया यहाँ पर यही कंटेनर चाइना से रेंट पर लेता है। तो दूसरी तरफ हम कंटेनर भी रेंट पर ले रहे हैं और एक तरफ व्यापार में हमको घाटा भी बड़े लेवल पर हो रहा है। तो इन कंटेनर का इंपॉर्टेंस दुनिया भर में व्यापार में तो बहुत ज़्यादा है, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा कम इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक साल में केवल 10,000 से लेकर 30,000 के आसपास ये कंटेनर्स प्रोड्यूस कर रहा है भारत, जबकि चाइना एक साल में 2.5 से लेकर 3 मिलियन के आसपास कंटेनर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो चाइना कंटेनर को बना के अपनी ज़रूरत पूरा करके रेंट पर भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सोचने की आवश्यकता है, और भारत में इन कंटेनर्स को बनाने की आवश्यकता है। वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। समझ गए? ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी रिसेंटली अभी आपको पता है भारत और कनाडा के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने एम्बेसडर को वहाँ से बुला लिया है और कनाडा के एम्बेसडर को वापस भेज दिया है, क्योंकि कनाडा की सरकार, स्पेशली जो जस्टिन ट्रूडो लगातार यहाँ पर ऐसा कुछ हरकत दिखा रहे हैं, रिलेशंस के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि भारत कहीं ना कहीं एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को यहाँ पे मार चुका है, इंडिया ने मारा, इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मामला गंभीर कर गया है भारत और कनाडा के संबंध को। जबकि दूसरी तरफ इंडिया कनाडा के रिलेशंस देखोगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। दोनों देशों के 1947 में रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। फिर उसके बाद पीएम मोदी 2015 में यहाँ पर इस कनाडा को विजिट भी करते हैं। दोनों देशों के आज व्यापार में काफ़ी ज़्यादा सगे संबंध नजर आएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कनाडा की सरकार ने लगातार खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं इनको सपोर्ट किया है, और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की वजह से ही आज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सरकारों के बीच का जो ये फ़र्क है या फिर जो रिलेशंस है भारत कनाडा के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आए हैं। तो वो यहाँ पर इसमें आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया था। इसमें अगेन ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर एक न्यूज़ आर्टिकल हमने ये डिस्कस किया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन ए को सपोर्ट किया है। तो जो सेक्शन 6A है, स्पेशली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया। अब इसी सेक्शन 6A में असम अकॉर्ड भी है। तो असम अकॉर्ड दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था 1985 में। 3 लोगों के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था। ये एक प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था, ध्यान रखिएगा। और इस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में एक तरफ हमारी केंद्र सरकार थी, दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे असम अकॉर्ड के वो थे। तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था अगस्त 1985 में, ताकि यहाँ पर ये जो शांति असम है वो बनाई जा सके। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, असम के अंदर 1971 के बाद में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इलीगल तरीके से एंटर करने लगे, जिसकी वजह से असम स्टेट की जो खुद की पॉपुलेशन है उनका जो दोस्तों यहाँ पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगा। तो लोगों डिमांड कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जितने भी बांग्लादेश इलीगल तरीके से घुसकर आए हैं भारत में 1971 के बाद, उनको वापस से डिपोर्ट किया जाए, उनको वापस से अपने देश भेजा जाए। इसके लिए यहाँ पर सेक्शन 6A भी यहाँ पर आता है कि भाई इस तारीख से लेकर कब से कब तक। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है ये मेंशन करता है कि जनवरी 1, 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच में जो भी लोग यहाँ पे बांग्लादेश से आए हैं उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी,
है ना, लेकिन नागरिकता जब मिलेगी तो आगे 10 साल तक वो वोटिंग नहीं कर सकते। और इस तारीख के बाद यानी 25 मार्च 1971 के बाद में जो भी लोग इलीगल तरीके से भारत में आ चुके हैं बांग्लादेश से, उनको वापस से उनके देश भेजा जाएगा। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों क्लियर की गई है हमारे इसी सेक्शन 6A में सिटीजनशिप एक्ट के, तो इसको ध्यान में रखेगा। तो ये असम अकॉर्ड एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी असम की सरकार और तीसरी तरफ यहाँ पे जो असम मूवमेंट को चलाने वाले लीडर्स थे वो सभी लोग प्रेजेंट थे। इन सब के बीच में यहाँ पर ये पूरा डिस्कशन हुआ और ये जो पूरा का पूरा जो मीटिंग है वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया। समझ गए। फिर रिसेंटली चर्चा में था बैटल ऑफ वेलोंग। अब बैटल ऑफ वेलोंग बेसिकली यहाँ पर आपको पता है एक ऐसा युद्ध जो 1962 में हुआ भारत चाइना के बीच में। चाइना ने दो तरफ से अटैक किया भारत पर, एक तरफ यहाँ पे हमारे लद्दाख वाले रीजन से, दूसरी तरफ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो वालोंग वाला हिस्सा है स्पेशली यहाँ से। तो वालोंग वाले रीजन में अगर आप देख पाओगे दोस्तों तो एक बड़ा युद्ध चलता है, एक बड़ी बैटल चलती है जिसको अलग से नाम दिया गया बैटल ऑफ वेलोंग। तो बैटल ऑफ वेलोंग को अभी यहाँ पे 62 साल हो चुके हैं, तो 62nd एनिवर्सरी यहाँ पर रिसेंटली देखने को मिली, जिस वजह से ये चर्चाओं में था। तो दोस्तों बैटल ऑफ वेलोंग कहाँ पे लड़ा गया? जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है तीन कंट्रीज़ का, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे चाइना है, तीसरा म्यांमार है। इस वाले पॉइंट पर बैटल ऑफ वेलोंग हम लोगों ने देखा है और ये चर्चाओं में था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अगर आप देख पाओगे चाइना ने लगातार तवांग में भी घुसने की कोशिश की थी, तवांग पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट चला, लेकिन फिर वेलोंग पर भी यहाँ पर ये घुसे। लेकिन वेलोंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पे चाइना को प्रॉपर टक्कर मिली हमारे जवानों की साइड से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चाइना के पास में जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। चाइना के पास में 15,000 सोल्जर्स हैं, भारत के पास में केवल 2,500 सोल्जर्स हैं, है ना। अब उसमें से स्पेशली यहाँ पर बैटल ऑफ वेलोंग में केवल 8, अगर आप देख पाएंगे प्रॉब्लम्स क्या हुई कि जब आपस में ये भिड़ गए ना, तो इसमें हमारे 830 जवान जो हैं ऐसे थे जो कि यहाँ पर शहीद हो गए इस जंग में, या घायल हुए, या यहाँ पे कैप्चर किए गए, पकड़े गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यही बोला जाता है बैटल ऑफ वेलोंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पे भले ही यहाँ पे हमारे कितने कम सोल्जर्स हों, 15,000 सोल्जर, जबकि यहाँ पर चाइना के थे हमारे 2,500 सोल्जर थे, तब भी हमने चाइना को आगे बढ़ने से काफ़ी समय तक 3 सप्ताह तक रोके रखा। और यहाँ पर ये एक हिस्ट्री में ऐसी जगह है जहाँ पे 1962 की वॉर में इंडिया ने कोई काउंटर अटैक किया हो चाइना के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो रिजल्ट निकल कर आया था वो परिणाम यह था कि इंडिया इस वॉर में हार गया था, बट प्रॉपर टक्कर हम लोगों ने वेलोंग वाले रीजन में दी थी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर वेस्ट नाइल वायरस चर्चा में था, पता है ना। वेस्ट नाइल वायरस क्या है? एक फ्लैवी वायरस जीनस यानी इस मामले से बिलोंग करने वाला वायरस है। ये वायरस सबसे पहली बार युगांडा में पाया गया था, युगांडा में वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो वायरस दोस्तों आज अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका सभी में पाया जा रहा है। कुछ केसेस यूक्रेन में नजर आए, इस वजह से चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन बन सकता है वेस्ट नाइल वायरस किससे फैलता है? वैसे अगर आप देख पाओगे तो ये जो वायरस है ना दोस्तों, इसका कोई नेचुरल रेजर्वोयर अगर है तो वो है बर्ड्स, चिड़ियों में नेचुरली ये वायरस पाया जाता है। अब इन चिड़िया से मच्छर में ये वायरस फैल जाता है। मान लो मच्छर इस चिड़िया को यहाँ पर थोड़ा बाइट कर लेता है तो ये वायरस इस मच्छर में चला गया। अब यही मच्छर इंसानों में इस वायरस को फैलाना शुरू कर देता है। और ये मच्छर जो है दोस्तों, यह है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये इंसानों में इस वायरस को फैला देगा। इंसानों के साथ साथ कुछ जानवर जैसे हॉर्स वगैरह में भी ये जो वेस्ट नाइल वायरस है वो फैला सकता है ये मच्छर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये बात हो गई यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस की। प्रॉब्लम यह है कि आज के समय पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके की मार्केट में जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है वेस्ट नाइल वायरस में। देन उसके बाद हमने एक बॉडी डिस्कस की थी DTAB, दैट इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये आपको पता होगा। DTAB आज के समय पर एक हाईएस्ट स्टैचुरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी भारत के अंदर दवाइयों को लेकर, स्पेशली दवाइयों को लेकर कोई भी टेक्निकल मैटर है, उसके ऊपर कोई अहम डिसीजन लेना है तो वो काम DTAB का है। इस बॉडी को बनाया गया है एक कानून के माध्यम से। इस वजह से तो हमने बोला स्टार्टिंग में ये स्टैचुरी बॉडी है। अब जिस कानून के माध्यम से बनाया गया है उसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों जो ये आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है DTAB, ये हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO का हिस्सा है। ये भी ध्यान रखना है। ये अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा है, तो इसमें रिविजन करने की क्या बात है, परसों ही पढ़ा है हमने। फिर उसके बाद नोडल मिनिस्ट्री की बात होती है, तो दवाइयों की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ और आर्टिकल्स भी हैं। अब वो कुछ और आर्टिकल्स हम लोगों ने कल ही पढ़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, हुलो गिबो की बात हो रही है। हुलो गिबो हमने कल ही पढ़ा है, याद है या नहीं है? फिर उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की बात हो रही है तो कल ही पढ़ा है। बाकी हम लोगों ने पूरे एक सप्ताह का रिविजन कर लिया है।
ये कुछ आपके कल वाले टॉपिक्स हैं, कल वाले एडिटोरियल हैं जहाँ पे मिशन मौसम की बात हो रही है, या फिर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हाई हिमालयाज़ में जो लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो डिस्कस किया था कल। ये सब कल वाले टॉपिक है, तो इनको आप एक बार रिवीजन खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कल ही हमने पढ़ा है यार, है ना। तो जो नेक्स्ट सप्ताह वाला रिवीजन होगा उसमें ये कवर हो गया। तो अभी के लिए यहाँ पर जो हमारे कल के दिन को छोड़ के जो पिछले 7 दिन थे उनको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया। बाकी ये रिवीजन का सेशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कंटिन्यू रखना है तो बता सकते हैं, और उसको हटाना है तो आप बता सकते हैं। जो भी आपकी जैसा भी सजेशन होगा, जो कॉमन सजेशंस होंगे स्पेशली उसको फॉलो किया जाएगा। बाकी दोस्तों आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पे। तो स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पूछा गया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मेन कोर प्रिंसिपल क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम क्या करने वाले हैं, कैश पेमेंट देंगे सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को एक कैश पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी की पहले भी कोई इनकम है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसका, है ना, कैसा भी कुछ भी इसका स्टेटस है, कोई भी इनकम है, सब कुछ ठीक है, तब भी यहाँ पे उसको एक कैश पेमेंट दिया जाएगा, एक कॉमन सा इनकम दिया जाएगा सभी लोगों के लिए, ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो यहाँ पे पूरी हो सके। समझ गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अपने फीडबैक्स वगैरह लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये फटाफट मैंने रिवीजन करने की कोशिश की है, बहुत सारे आर्टिकल ज़रा सी देर में हम लोगों ने लगभग ऑब्वियस सी बात है 50-60 या 60 से ज़्यादा आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर कर लिए होंगे। शॉर्ट न्यूज़ भी थी तो शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी देखते हैं कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।